गंभीर रूप से इस विषय को लेकर चर्चा हुई होगी, क्योंकि उतने अधिक इस विषय के बारे में समझाने और संभालने वाले योग्य व्यक्तियों ने ही सत्र चलाए थे। और क्यों सिद्धांत के बारे में भी चर्चा हुई थी। तो मैं वनजा मैम की उनका जो भाषण है वो भी सुनना चाहती थी, लेकिन नहीं सुन पाई। शायद ये रिकॉर्डेड वर्जन आप बाद में भेज देंगे, है ना इंदु जी? हाँ, जी ओके मैडम रिकॉर्डिंग कर रही है, मैं बाद में भेज ओके दूंगी। हमारी ओके केयू पाठशाला में ये सब रिकॉर्डिंग मिलेंगे आपको। ओके ओके। तो वो अच्छी बात है, क्योंकि सभी लोग, ये जो उभरता विषय है और नई पीढ़ी ही नहीं, नई पीढ़ी मेरे ख्याल से इस संबंध में, यानी कि उनके राय तो बदलते जा रहे हैं, वो इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। असल में ये विषय जो है पुरानी पीढ़ी को समझने के लिए रखा जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इस विषय से बहुत दूर हैं। और हमेशा ये विषय जो है, ट्रांसजेंडर का विषय जो है, उसे साहित्य से और समाज से अधिक जोड़कर इसका अवेयरनेस जो है वो चलाना चाहिए। तो क्यूअर सिद्धांत के बारे में तो गहन रूप से पहले अध्ययन हुआ होगा, और इस सिद्धांत का शुरुआत जो है गे और लेस्बियन स्टडीज से शुरू हुआ था। लेकिन जब आज हम क्यूअर सिद्धांत कहते हैं तो ये एक अम्ब्रेला टर्म हो गया है, और इसके अंतर्गत लगभग इतर लिंग के सभी इसके अंतर्गत शामिल हो जाते हैं। और जब ये क्यूअर सिद्धांत यानी कि ट्रांसजेंडर लोगों से इस संबंध में बातचीत हुई, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या क्यूअर सिद्धांत ने आपके यानी कि उनकी जो अवस्था है उसमें क्या कोई उद्धार लाया है। तो उन्होंने सीधा ही उत्तर यही दिया कि क्यूअर सिद्धांत ने उनकी जिंदगी में कोई बदलाव तो लाया नहीं है। तो क्योंकि जब सिद्धांत हम उस तौर पे एकेडमिक तौर पर जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत क्लिष्टता होती है, दुरूहता होती है। और आम जनता, एकेडमिक्स में तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो समझ जाएंगे। लेकिन आम आदमी की समझ में जब क्यूअर सिद्धांत की चर्चा आती है तो वो कुछ भी नहीं समझ पाते हैं। तो इसके लिए एक सीधा मार्ग है, जब इस सिद्धांत को साहित्य के मार्ग से प्रदर्शित किया जाता है तो इसका स्पष्टीकरण और भी खुल जाता है, उसकी दुरूहता जो है वो मिट जाती है। तो आजकल हम देखते हैं कि साहित्य में विशेषकर उपन्यास, आत्मकथा, कहानी, लघु कथाओं के माध्यम से बहुत चर्चाएं हैं ये ट्रांसजेंडर विमर्श के रूप में बाहर आई है। तो विद्यार्थियां भी समझने लगे, आम जनता भी उसके सटीक आने लगे, और फिल्म भी आजकल इस विषय को लेकर बनाए जा रहे हैं। तो इस कारण क्या है कि आम जनता तक बातें पहुंच रही है। तो जैसे साहित्य सभी लोग पढ़ते हैं, इस कारण ही इसका स्पष्टीकरण खुलता जा रहा है। और आजकल जो है एकेडमिक्स के तौर से एक बहुत बड़ी बात ये हो रही है कि वे वर्कशॉप चला रहे हैं, संगोष्ठियां चला रहे हैं, इसमें शोध हो रहे हैं। तो ये यानी कि समाज में केंद्र में आने वाला विषय हो गया है। तो इस कारण क्या है कि हम ट्रांसजेंडरों को अपने नजदीक लाने की पूरी कोशिश अकादमिक के भाग से हो रहा है, लेकिन ये पूर्ण नहीं है। अगर एकेडमिक्स ये आम जनता के बीच, हम कॉलेज के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी वहां होते हैं, हमारे जो मुख्य विषय ले रहे हैं वो ही नहीं, बल्कि साहित्य जो ले रहे हैं उन वहां तो इस तरह के विषयों की चर्चा होती है। लेकिन विज्ञान लेने वाले विद्यार्थी जो साइंस पढ़ते हैं ना, वो लोग इस तरह के बातों से थोड़े बहुत दूर रहते हैं। तो वो संपूर्ण रूप से कॉलेज के लिए अगर एक वर्कशॉप चलाए और उन लोगों को भी शामिल किया जाए तो और भी अधिक अच्छा होगा। और यही नहीं, हमें समाज में भी उतरना पड़ेगा, और ये ट्रांसजेंडर लोग जो है उनके समुदाय के साथ अगर हम भी जुड़ जाए, क्योंकि वो खुद तो हमसे जुड़ने में थोड़े बहुत हिचकते हैं, उन्हें डर है कि मन में बहुत डर लगता है कि क्या वो लोग हमें एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो उन्हें भी वो इनहिबिशन छोड़ना है, और वो भी हमारे साथ मिल जाए तो उन्हें अपना जगह बनाने में थोड़ी और आसान, यानी थोड़ी और आसानी होगी। और एक बात यह है कि इतने सदियों से ये ट्रांसजेंडर समुदाय जो है हमारे समाज में मौजूद है। और द इनविजिबल माइनॉरिटी लिटरेचर एंड सोसाइटी हॉन्टिंग ट्रेजेडीज नामक एक पुस्तक है, और उसके अंतर्गत एरिका बेल्कन्स के थीसिस में बताया गया कि in the thesis it is written as it is stated that the tradition of this group was found in the Indus Valley civilization dating as early as 25,000 BC.
तो उस साल से ही वो हमारे सामने हमारे साथ ही मौजूद हैं, लेकिन अभी तक उनका जगह जो है जिस तरह से उन्हें मिलना है वो नहीं मिला है। तो इसका कारण क्या है? जेंडर सुपीरियोरिटी। जेंडर सुपीरियोरिटी माने वहां पे स्त्री और पुरुष पुरुष लोगों का वर्चस्व। तो इस जेंडर सुपीरियोरिटी के कारण क्या है कि हम में से ही जो मनुष्य के रूप में होते हैं, क्रोमोसोम की भिन्नता का कारण और उन्हें जो है अलग किया जाता है, और उनके अस्तित्व को हम जानते हुए भी नजरअंदाज करके उन्हें हाशिए में कर दिया। तो वो अपना जगह पूर्ण रूप से नहीं बना पाए, और आज स्थिति बदल गई है। वो लोग समझ गए कि हमें भी अपनी लड़ाई लड़ना है, इसी कारण वो संघर्षरत है। और एक बात यह है कि पुरुष वर्चस्व समाज में जहां स्त्री अपना जगह बनाने के लिए संघर्ष वो जारी रखी है अब भी, क्योंकि वो उसका भी स्थान पूर्ण नहीं हुआ है। और पुरुष और स्त्री के वर्चस्व के कारण देखिए कि ये ट्रांसजेंडर लोगों को अब संघर्ष जारी रखना पड़ रहा है। तो किस तरह से, यानी कि हम सब मनुष्य ही हैं, लेकिन हमने कई तरह के वर्ग बनाए रखे हैं, कई तरह के कैटेगराइजेशन करके रखे हैं कि हमें इस तरह के संघर्ष में मौजूद होना पड़ता है। ये असल में एक कॉमन सेंस की बात नहीं है। अगर हम में वो कॉमन सेंस होता है तो इस तरह के डिविजन्स ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन क्या बताएं, समाज में ऐसा हुआ है, तो इस तरह के संघर्ष को आगे ही हमें जारी रखना पड़ता है। और अब हमें कविता, क्योंकि आत्मकथा, कहानी, उपन्यास विशेषकर अंग्रेजी साहित्य में तो बहुत अधिक बढ़ गया है, लेकिन हिंदी साहित्य में हम देखें तो कविता के क्षेत्र में ये ट्रांसजेंडर विमर्श जो है उसके प्रारंभिक अवस्था में है। और कई तरह की कविताएं तो विशेषकर सोशल मीडिया के रूप में ही उभर कर आए हैं। और इसमें ट्रांसजेंडर विमर्श में कविता जो है पुस्तक रूप में तो उतने अधिक नहीं निकले हैं, लेकिन खुद उनके द्वारा भी और उसी तरह ही अन्य लोग भी इन लोगों की व्यथा कथा को बाहर लाने की कोशिश वो रख रहे हैं। इसी कारण इस तरह के पुस्तक जो हैं वो आजकल बाहर आ रहे हैं। इसके साथ ही कुछ लघु कविताएं और हाइकू भी लिखे जा रहे हैं इनके विषय को लेकर। तो आजकल जो नए कवि जो इस विषय पर लिख रहे हैं, विशेषकर ट्रांसजेंडर विमर्श को लेकर, उनके कुछ नाम मैं लेना चाहती हूँ। निवेदिता झा, सपना मांगलिक, डॉक्टर शुभ्रता मिश्रा, विद्या राजपूत, गीतिका वेदिका, नीलम शर्मा, अंजू मोटवानी, मनोहर लाल रत्नम, किशोर राजन, विष्णुकांत अशोक, पूनम प्रकाश, सती शर्मा, कीर्ति कात्यायनी सिंह, फिर फिरोज अहमद, डॉक्टर प्रतिभा स्वाधी आदि। और आज मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने सिसकती दास्तान, एक कविता संग्रह है, पूर्ण रूप से एक पुस्तक के रूप में आई है। वो डॉक्टर लता अग्रवाल का काव्य संग्रह है। उन्होंने ट्रांसजेंडर विमर्श को लेकर ये कई तरह की कविताएं संकलित की है। और उनके सपोर्ट में संजना सिंह राजपूत, जो खुद एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है, वो स्वच्छ भारत के कार्यकर्ता है, और साथ ही यानी कि उसकी एक ब्रांड एम्बेसडर भी है। तो ये संजना सिंह जो है, उन्होंने इसके सपोर्ट में आमुख के तौर पर लिखा है कि एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति न होते हुए भी कैसे डॉक्टर लता अग्रवाल ने उनकी व्यथा कथा को, उनके संघर्ष को, उनके अस्तित्व के बारे में जो कुछ भी प्रस्तुत किया है वो सराहनीय है। क्योंकि अगर ट्रांसजेंडर रहित व्यक्ति उनको इस तरह से समझ सके तो शायद उनकी व्यथा और उनके अस्तित्व का संघर्ष जो है और भी अच्छा ही रहेगा, वो आगे आने में उन्हें और भी अवसर मिलेगा। तो एक अच्छी बात है कि हम साधारण, यानी कि जो स्त्री और पुरुष के जो समुदाय है उनमें से ज्यादा सपोर्ट उन्हें मिले तो अच्छी बात है। क्योंकि जब दलित वगैरह विषय उनके बारे में जब उनके विमर्श के बारे में चर्चा होती है तो हमेशा कहा जाता है कि दलित साहित्य उन्हें ही लिखना है जो खुद दलित हो। तो यहाँ तो हम पूर्ण रूप से नहीं कह पाते, क्योंकि ट्रांसजेंडर समुदाय के व्यक्ति पूरे तौर से शिक्षित नहीं है। वो किसी को बताकर भी आजकल लिख रहे हैं। अगर जब वो पूर्ण रूप से शिक्षित होंगे तो क्या है कि उनके द्वारा ही लिखित पुस्तकें आगे ज्यादा आने की संभावना या उसकी प्रतीक्षा भी हम कर सकते हैं, तो और भी अच्छा रहेगा। लेकिन जो उनका जो संघर्ष जो चल रहा है, उनके पूर्ण सपोर्ट के लिए
यानी कि स्त्री और पुरुष, यानी जो खुद ट्रांसजेंडर नहीं है, उनकी व्यथा को अगर प्रस्तुत करेंगे, वो और भी सराहनीय बात है कि हम उन्हें पूर्ण रूप से उनके साथ दे रहे हैं, उनका सहयोग दे रहे हैं। तो खुद उन्होंने बताया है पुस्तक में, पुस्तक के आरंभ में डॉक्टर लता अग्रवाल जी ने बताया है कि सिसकती दास्तान दरअसल वही व्यथा है जिसे इस वर्ग ने किया है, सहा है, किस मनस्थिति से गुजरे हैं, समाज से क्या अपेक्षाएं हैं, उनके व्यवहार में जो तल्खियां हैं, क्या वजह है उसकी, आदि आदि। तो इसके कई कुछ कविताओं को, यानी कि बहुत सारी कविताएं इसमें हैं, उनमें से कुछ कविताएं मैं यहाँ लेकर आपको के आप लोग के सामने पेश करना चाहती हूँ, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को। तो सबसे बड़ी समस्या या एक अभिशाप कहे कि अगर ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का संरक्षण जन्म लेते ही उनके परिवार से होता है, तो अन्य संघर्ष तो वो आसानी से सामना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो बहुत कम ही होता है। ट्रांसजेंडर लोगों का सबसे बड़ा अभिशाप माता पिता या परिवार वालों द्वारा उनकी उपेक्षा ही है। उनकी अधिकांश समस्याओं का मूल कारण यही उपेक्षा है, और बच्चे का इतरलिंगी होने की पहचान और उपेक्षा आजीवन उनके पहचान की संघर्ष ही बन जाती है। तो इस संबंध में वो लिखती हैं, सच कह तू पहले जान जाती, अधूरा हूं मैं, शायद गर्भ से भी अपने पहले ही निकाल देती, अच्छा होता यह जीवन भार न ढोता। तो वहां वो व्यक्ति के दुख को प्रकट किया गया है, क्योंकि उसे जिंदगी में उपेक्षा करने के कारण कई तरह के गलत रास्तों से उसे जाना पड़ता है, क्योंकि विवश है उसके लिए। हम तो उसे बुरी नजरों से, जो अन्य मनुष्य के अन्य जो वर्ग हैं उसे बुरी नजरों से देखते हैं, क्योंकि वो इस तरह के धंधों में लगे रहते हैं। लेकिन इस तरह के धंधों में वे क्यों आते हैं, वो हमें ही सोचना है। और अस्तित्व के लिए संघर्षरत ट्रांसजेंडर को भीख मांगकर, शरीर बेचकर, टोलियों में शामिल होकर जीवन यापन करना पड़ता है। इस तरह की जिंदगी उन्हें शिक्षा पाने से रोकती है और वे कहीं के नहीं हो पाते हैं। इस संबंध में वो लिखती हैं, न नर में न नारी में लो मचा धमाल, जिस समाज में जन्मे हम उसी समाज ने पाला, 36 आंकड़ा हमसे छीन लिया ममता का आंचल, सर से हमारे दुर्राता बादल बिसार दिए गए अपनों के द्वारा, संसार में रहकर भी नदी के दो छोर बन गए, भावनाओं संभावनाओं पर हमारे जड़ दिए ताले, बनकर रह गए हम महज कव्वाले, कौन है उत्तरदायी। तो इस तरह के सवाल कविता में पूछे गए हैं। तो उत्तरदायी कौन है, ऐसा पूछने पर हम भी हतप्रभ रह जाते हैं, क्योंकि उत्तरदायी तो हम ही हैं। हमने ही उन्हें, यानी कि उद्धार होकर उन्हें आगे आने का मार्ग नहीं दिखाया था पहले पहले। हम में से एक होकर भी ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति हमेशा हम एक तरह की सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं। ये सोशल डिस्टेंस की बात तो हम कब से सुनते हैं, लगभग 2 साल पहले, क्योंकि जब से यहाँ पे कोविड आया था, वहां पे ये कोविड, ये इस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग हमने जाना कि क्यों रखा जाना चाहिए, लेकिन वो एक रोग के कारण है। तो देखिए कि हमने एक रोग के आने से सोशल डिस्टेंस की चर्चा हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन हमारे ही मनुष्य में ही एक वर्ग को, एक समुदाय को हमने पहले से ही सोशल डिस्टेंसिंग कर दिया था। तो ये सूझबूझ कैसी है, उन्हें घृणा से हम धुतकारते हैं, असल में उनका दोष क्या है। क्रोमोसोम की भिन्न योजना के कारण इतरलिंगी व्यक्तियों को हाशिएकृत कर कर हम उन्हें सारे अधिकारों से वंचित कर देते हैं। गुनाहगार तो हम हुए। तो जो उसके संबंध में लता अग्रवाल जी बताती हैं, काश हाथ आया होता मेरे भी कोई हुनर, अवसर मिलता मुझे भी दिखाने अपनी पहचान, तो यूं घर घर ढोलक की थाप तालियों की गूंज के बीच खोए न होते मेरे जज्बात। और उसी तरह अपने को सभ्य मानने वाले हम ट्रांसजेंडर लोगों को उनके नाम से नहीं, बल्कि कई गलत संबोधन से उन्हें अपमानित करते भी हैं। मानवीय संवेदना कूट कूट कर उनमें भरी है, लेकिन हम यह नहीं समझ पाते कि उनको भी टीसती है। हिजड़ा किन्नर बृहन्नला खोजा यूनिक, फकत क्या यही संबोधन बचा है हमारे लिए, करता है आहत तुम्हारा यह संबोधन। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत अधिक
दूसरे लोगों को यानी कि पुरुष या स्त्री को आदर सूचक कई तरह के शब्द हमने हमारी भाषा में आविष्कार करके रखे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी साहित्य में हमने इनके मान्यता को बढ़ाने के लिए कोई अच्छे अच्छे शब्द नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इस संबंध में भी जब चर्चा हुई थी तो सुनने का है कि केरल राज्य में भी विजयराजा मल्लिका नामक एक कवयित्री है, वो पहली देवतिंडे मगर ऐसा वो जाना जाती है। तो उनकी कविताएं बहुत चर्चित हुई थी, उनके साहित्य भी बहुत चर्चित हुई थी। तो उन्होंने यहाँ के साहित्य अकेडमी को एक निवेदन भी दिया था कि उनके संबोधन वगैरह उनके लिए कुछ ऐसे शब्द लाया जाए मलयालम में, ताकि उन्हें इस तरह से ना पुकारे। लेकिन उस अकादमी के लोगों ने कुछ भी नहीं किया, उन्होंने तो उसे छुआ तक नहीं, क्योंकि समुदाय से ही मैंने चर्चा की थी तो उन्होंने यही बताया था। तो आज भी अकादमिक समूह के द्वारा भी यानी कि इन्हें अपने बीच में स्थान देने के लिए एक तरह का हिचक उनमें भी देखा जाता है, क्योंकि अब भी हमारी नजरें जो है उन्हें हीन दृष्टि से ही देख रहे हैं। इसी कारण ही हम उन लोगों को इस तरह की भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। तो या अंग्रेजी भाषा में लेकिन अगर हम देख तो वहां भी पूर्ण रूप से परिवर्तन तो नहीं हुआ है। हिस और हर के बदले में क्या प्रयोग किया जाए, तो ये असल में ये अध्ययन का विषय है। हिंदी में भी हम जब लिंग पढ़ाते हैं तो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग और तीसरा लिंग के बारे में जब हम कहते हैं नपुंसक लिंग कहते हैं, असल में उसे भी बदलना है। अंग्रेजी में बदल, लेकिन वहां कम से कम तो जब उनका संबोधन होता है तो एमएक्स जैसा प्रयोग करते हैं उनके नाम के पहले रखने के लिए। लेकिन हिंदी में अब भी किन्नर शब्द का ही प्रयोग कर रहे हैं। असल में मुझे भी थोड़ी बहुत हिचकिचाहट है ये शब्द पुकारने की। थर्ड जेंडर भी तो नहीं हम कह सकते, क्योंकि वो थर्ड जेंडर नहीं है। हम स्त्रियां जो हैं हमेशा हमें तो हम दूसरा जेंडर तो नहीं कहते, उसी तरह ही हम इन लोगों को थर्ड जेंडर तो नहीं मान सकते, सभी जेंडर एक ही हैं। तो इस समय में भी थोड़ा बहुत परिवर्तन होना है। खुद उन लोगों ने ही यही बताया कि उन्हें जो संबोधन किया जाता है उन्हें बहुत पीसता है। न्याय की मांग ट्रांसजेंडर लोगों के लिए निरंतर निषिद्ध मांग ही है, और उनके प्रति अन्याय होता और दोषी भी उन्हें ही ठहराया जाता। साथ देने वाले उनके अपने कोई नहीं होते। बलात्कार के शिकार होने पर नहीं जलाता कोई मोमबत्तियां, नहीं उठती गुहार न्याय की। समाज के किसी भी तबके से नहीं है भाषा कोश में कोई सम्मानजनक शब्द हमारे लिए। कोई तो बताए किस न्यायालय में जाए न्याय पाए, क्योंकि न्याय तो कभी उन्हें मिलता ही नहीं है। मोमबत्तियां जलाने की बात की गई है। जब किसी लड़की पर या स्त्री पर यहाँ पे इस तरह के जब यानी कि यातनाएं होती है तो हम उनके लिए बहुत अधिक संघर्ष भारत भूमि में हुआ था। लेकिन जब ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के प्रति इस तरह का व्यवहार होता है तो उनकी आत्मा पे कोई मोमबत्तियां नहीं जलाती है, क्योंकि हमारी ऐसी एक सूझ आ गई है कि वो इस तरह की आदतें अगर उन्हें सहना है तो वो इस तरह के रास्ते से जा रहे हैं। तो ये इसमें ही बदलाव आना चाहिए। तलाश कविता में डॉक्टर लता अग्रवाल ने शब्द भेदी ऐसे बाण भेजे हैं जिसे हम तरस जाते हैं। ट्रांसजेंडर लोगों के शरीर को ही हम देख पाते हैं, उनके मन की विफलताओं, संवेदनाओं, स्नेह को, ममता का कोई यानी कि उन्हें जानने की कोई कोशिश ही नहीं करता। अपूर्ण को अपूर्ण ही रहने को हम धकेल देते हैं, जिसे हमारा अधूरापन प्रकट होता है। वो बहुत सच है, क्योंकि यहाँ पे असल में अधूरा कौन है? हम है, क्योंकि हमारे समान जो एक मनुष्य है जिसमें थोड़ी बहुत भिन्नता है, हम उसे नहीं समा पा रहे हैं हमारे साथ, तो अधूरा तो हम है। तो शरीर, मन, पूर्ण, अपूर्ण, अधूरा जैसे शब्द मानव समुदाय की कई व्याख्याएं करती है लता अग्रवाल की प्रस्तुत पंक्तियों में। कहते हैं, न औरत है न मर्द हम, फिर भी औरत वाले सभी सुख चाहते हो हमसे। हर रात छूता है तन मेरा एक नया मर्द, आकंठ डूबा मुझ में खोजता है औरत, और मैं तलाशती हूँ हर मर्द में वह इंसान जो मेरा तन नहीं मन छुए। अफसोस मेरी तलाश हर रात अधूरी रह जाती है। कैसे मान लो कि मैं अधूरी औरत हूँ? मैंने देखे हैं अब तक जो अधूरे मर्द, उनका क्या। तो ये शब्द जो हैं इस तरह से चुभते हैं कि क्योंकि वो यहाँ पे अधूरे मर्द की बात कह रही है, क्योंकि हम उन्हें मर्द भी नहीं औरत भी नहीं मानते, लेकिन शरीर की प्यास बुझाने के लिए तो हम उन पर आक्रमण कर देते हैं। लेकिन वहां पे असल में अधूरा कौन है, उन्होंने इन पंक्तियों से स्पष्ट ही कर दिया है।
और इसी तरह ही हमेशा ट्रांसजेंडरों की अस्मिता संदिग्धों के घेरे में भी होती है। अपमान, तिरस्कार और संघर्षमय जीवन उनके अपने साथी हैं। अधूरी देह लेकर जीने के कारण मानसिक शारीरिक व्यथा साथ साथ होती है, और उसके ऊपर स्त्री पुरुष समुदाय के द्वारा किए जाने वाले हरकतें, हम तो उन्हें मानव की गणना भी नहीं देते हैं। सदा से समाज में विद्यमान ट्रांसजेंडर लोगों के अधिकार की बात तो पहले से ही उठनी थी, लेकिन भारतीय संस्कृति की लिंग व्यवस्था और यौन अभिविन्यास यानी कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन और जेंडर आइडेंटिटी संबंधी गलत धारणाओं ने ट्रांसजेंडर लोगों को आगे आने से रोका। इसी कारण उन्हें पूछना पड़ता है, दो बोल अपनत्व भरे, क्यों बोलता नहीं कोई? हम में भी भावना संभावनाएं हैं, सीने से धड़कता एक संजीदा दिल है, हम भी इंसान हैं, क्यों समझता नहीं कोई? स्त्री पुरुष का समुदाय तथा लिंगी पर जब मानसिक शारीरिक आघात करता है तो कई तरह के दर्द से उन्हें गुजरना भी पड़ता है। मानव समुदाय के एक विभाग की और इस तरह का व्यवहार मनुष्य की मनुष्यता के न होने का ही संकेत है। न बेटी न बेटा, क्या हूं मैं? मिली नहीं पहचान कोई, किन्नर कहकर ठुकराई, हर आंख घूरती, हर इंसान हंसता मुझ पर, क्या पाप हुआ मुझसे, जान भी दांव पर लगाई। तो इस तरह से हर दिन इन लोगों के अस्तित्व पर सवाल खड़ा है। इन लोगों को हमेशा यातनाएं सहनी पड़ती है, लेकिन हम उनके प्रति जो विद्रोह करते हैं वो कभी भी समाप्त भी नहीं हो रहा है। कानून, सरकार जनसेवा करने के लिए बाध्य कर्मचारी तक उनकी सहायता करने के बजाय उन्हें दोषी ठहराने और उन्हें पीड़ा पहुंचाने, अपमानित करने में तुले हुए रहते हैं। और उनकी संगठित शक्ति अब हो गई है ट्रांसजेंडर लोगों की। लंबे संघर्ष के कारण ही वे कुछ नियम उनके संरक्षण के लिए आज बनाए गए हैं, लेकिन उन नियमों में भी कई उलझने हैं, गलत नीतियां शामिल है जो उनकी पहचान पर सवाल खड़ा कर देते हैं। पुलिस समाज द्वारा उन पर किए जा रहे हरकतें तो रोज अखबारों में आती है, और हमेशा सबसे अधिक शायद परेशान इन पुलिस कर्मचारियों के दौरान ही होता है। अलैंगिक कविता पुलिस की ट्रांसजेंडरों पर किए जा रहे हरकतों की खुलासा करती है। नहीं लिखी गई रपट कभी हमारी, नहीं लिखी गई रपट कभी हमारी, उल्टे हवलदार ने उड़ाया उपहास, दिखाकर डंडा अश्लील पंक्तियां, अभद्र गालियों से बढ़ाई पीड़ा हमारी, मानकर अलैंगिक ज्यादतियों का शिकार बनाया गया हमें। और इसी तरह छायादार वृक्ष कविता की पंक्तियां ट्रांसजेंडर की व्यथा इस तरह हमें चुभते हैं कि वह हमारी दर्द में बदल जाती है। भुला दी जाती है गलतियां जैसे अपनी, फेंक दी जाती है अनुपयोगी चीजें घर से, मिटा दिए जाते हैं गुनाह ऐसे जैसे रक्त भरे धब्बे वस्त्र से, वैसे ही भुला दिए गए, मिटा दिए गए, फेंक दिए गए हैं हम। जैसे कि हम घर में जो कुछ भी फालतू वस्तुएं होती हैं उसे हम फेंक देते हैं, उसी तरह हमारे ही यानी कि घर जो है यहाँ का समुदाय, यहाँ का समाज ही है। और उस समाज में जिस यानी कि घर में जैसे फालतू चीजें जो होती है उसे हम घर से निकाल देते हैं, उसी तरह समाज से इस तरह यानी कि एक ही समुदाय, मनुष्य के समुदाय में ही मौजूद ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को भी हमने यहाँ से फेंक दिया है। तो पुराने जमाने में तो शायद उन्हें और भी अधिक यानी कि विशेषकर मुगल शासकों के काल में तो उन्हें इससे भी अधिक अच्छा स्थान उन्हें उपलब्ध था। वे कई तरह के कार्य करने के लिए काबिल भी थे। लेकिन विक्टोरियन यानी कि जब से ब्रिटिश लोग यहाँ पे आए तब से हम देख रहे हैं कि उनका जो पॉलिसीज था, उन्होंने उनके नीति के कारण ही शायद इन लोगों को और भी अधिक आगे आने से रोका था, और तब से लेकर उनकी यातनाएं और भी अधिक बढ़ने लगी थी। ट्रांसजेंडर्स की व्यथा पीड़ा के साथ ही भविष्य के प्रति उनकी प्रतीक्षा को भी डॉक्टर लता अग्रवाल ने शब्दबद्ध किया है। यानी कि उनके संघर्ष को ही नहीं बल्कि इस संघर्ष को आते आते वो प्रतीक्षाएं भी रखते हैं। हमारा भी होगा योगदान, देश के विकास में मिला है मतदान का अधिकार, होगी सुनवाई अब हमारा भी, हमारे पास भी है अब वोट बैंक, सुनी जाएगी बात हमारी भी, लड़ेंगे लड़ाई हम धर्म मजहब की नहीं राष्ट्र हित की। तो इस तरह से देखें तो इनकी लगभग सारी कविताएं उनकी व्यथा से ट्रांसजेंडर लोगों की पूरी कथाओं को हमारे सम्मुख सम्मिलित कर देती है।
शिक्षा, कला, विज्ञान, समाज कार्यकर्ता, नेता, कर्मचारी, रोजगार आदि कितने ही क्षेत्रों में ट्रांसजेंडर समुदाय अपनी काबिलियत दिखा सकते हैं। लेकिन अवसर न मिलने के कारण, उचित उचित अधिकार न होने की वजह से ही उन्हें अपनी जिंदगी ताली बजाकर, भीख मांगकर, शरीर बेचकर निभाना पड़ता है। उनके इस तरह के संघर्ष की दास्तान यानी कि आज जो है वो थमती जा रही है। अपने संपूर्ण अस्तित्व की सुरक्षा, स्वाभिमान की चाह ने उन्हें संगठित होने की, लड़ाई लड़ने की उत्तेजना एवं प्रेरणा भी दी है। इसके फलस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें तीसरे लिंग के रूप में पहचान दी गई है। इसके साथ ही आरक्षण की व्यवस्था, उनके लिए विशेष विभाग एवं बोर्ड बनाए गए हैं। स्कूल, कॉलेज, कार्यालयों में उनकी भर्ती होने लगी है। आगे भी उन्हें बढ़ना है। स्त्री पुरुष के दर्जे के साथ ही ट्रांसजेंडरों की गणना भी होनी चाहिए, और उसके लिए हमारी तरफ से जो कुछ भी हो सके वो हमें करना ही है, क्योंकि वो हमारा फर्ज है। हम स्वयं को शिक्षित व अध्यात्मवादी मानते हैं, लेकिन मनुष्य को मनुष्य का दर्जा देने से झिझकते हैं। हम देखते हैं कि किन्नरों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, बस इन्हें अपना प्यार व अभिमान चाहिए। ये हिंदी साहित्य में किन्नर विमर्श नामक पुस्तक में बताया गया, उससे ली गई एक बात यहाँ पे मैंने दोहराई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यानी कि पहला लिंग, दूसरा लिंग, तीसरा लिंग, इस तरह के लिंग जो है उसका जो विज्ञान किया गया वो ऐसा होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। लेबलिंग सेक्सुअल आइडेंटिटी वो तो एक गलत तरीका है। फ्रीडम माने वहां पे कोई लेबल ना हो। तो इस तरह के लेबल अगर हम चिपकाते ही जाएंगे तो ये लेबल हमेशा ही बना रहेगा, हमारे समाज में इक्वालिटी की बात ही आगे नहीं आएगी। तो विशेषकर ट्रांसजेंडर लोग जो हैं उन्हें भी हमारे जैसे, जैसे स्त्री और पुरुष जिस तरह से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होकर यहाँ पे जी रहे हैं, उसी स्वतंत्रता के साथ, उसी अधिकार के साथ वो भी हमें शामिल हो जाए। तो इसमें और एक बात यह है कि हमेशा वो लोग भी हमसे मिलते नहीं है, लेकिन उन्हें भी ये इनहिबिशन छोड़कर ट्रांसजेंडर लोगों को भी जिस तरह से साधारण और पुरुष, स्त्री और पुरुष साधारण रूप से जिंदगी बिता रहे हैं, वो भी सोचे। शिक्षित लोग भी आज इनमें है, वो लोग आगे आ रहे हैं, और वो लोग भी हमसे मिल जाए और हम लोग भी उन्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये लेबलिंग जो है हमारी सोसाइटी से हम बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह के लेबलिंग के बिना सभी लोग पूर्ण रूप से हर एक लिंग को पहचान कर अगर आगे बढ़े तो इनका संघर्ष जो है उसमें थोड़ी बहुत सफलता तो मिलेगी ही। तब तक हमें स्त्रियों को भी हमारा संघर्ष जारी रखना पड़ेगा, और उसी तरह ही ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों को भी अपना संघर्ष जारी ही रखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये इक्वालिटी की बात नहीं आती तब तक हमें आगे बढ़ना ही है। इन चंद शब्दों के साथ मैं यहाँ पे रुकना चाहती हूँ, और मुझे जो अवसर दिया है इंदु जी, आपको मैं विशेष प्रकार से धन्यवाद अदा करती हूँ। शबाना जी बहुत व्यस्त है, मुझे मालूम है, वहाँ के कॉलेज में मेन सब्जेक्ट है, और उसी साथ साथ ही आप अकेडमिक कार्यों में भी जमकर लगी हुई हैं। इसी कारण उस व्यस्तता के बीच भी आप भी आई हैं, आपको देखने और सुनने का अवसर मिला। राजन जी बहुत दिन हुए आपसे भी मुलाकात होकर, वैसे कोर्स के बाद हम भी मिले नहीं थे। तो यानी कि अब तो थोड़ी बहुत व्यस्तता मुझे भी थी, इंदु जी जानती हैं। इसके बाद मुझे कॉलेज जाना भी है, और उसके बीच क्योंकि ये ऐसा एक विषय है इस कारण मैं इनकार नहीं कर पाई। अन्य दो कॉलेजों से भी बुलाया था, लेकिन मैंने पूर्ण रूप से इनकार कर दिया, क्योंकि ये जो विषय है पता नहीं क्यों जब से मैं इनके समस्याओं को जानने की कोशिश कर रही हूँ, तब से ऐसा इस तरह के अवसर जब मिलते हैं तो मैं खोना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि जब हमसे जो कुछ भी हो सके थोड़ा बहुत तो अगर उनके लिए किया जाए तो उतनी बात, क्योंकि हमारे जैसे मनुष्य ही हैं, वे जानवर नहीं है। तो अगर उनके लिए कुछ हमसे हो जाए तो वो बड़ी बात है। इसलिए मैं अपना ये समय उनके लिए निकालने का मैंने जो मुझसे जो हुआ वो मैं कर रही हूँ। इसके लिए विषय और एक बार मैं इंदु जी को धन्यवाद देती हूँ। नमस्ते।